हे गाइस, दिस इज़ आमिर। मैं आज आपके लिए लाया हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग कंसेप्ट। ये वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक ट्री डायग्राम बनाया है और डिफिनीशन दिया है, बेसिकली डिफाइन किया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो सबसे पहले आप याद रखें कि एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सबसे पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। शेयरिंग का मतलब समझते होंगे आप, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। ठीक है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरीके से हो सकता है, 2-0 कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर 1-1 कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 1-1 कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वैसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, जो आप जानते हैं, जिसे आप सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हो, वो एक्चुअली नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे कि यहाँ आप देखें कि ये 1-1 कंट्रीब्यूशन से बना हुआ बॉन्ड है। 1-1 कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है और क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, और एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके इसने एक बॉन्ड बना लिया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसे दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दे रहा है और एक बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे इससे हमें क्या समझ में आता है कि कोई भी एटम जितना बॉन्ड बनाएगा उसे उतने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। क्लोरीन यहाँ देख सकते हैं कि एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड बनाया है। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह कार्बन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड यहाँ। कितने बॉन्ड बनाया? 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन की कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी होगी? 4। मतलब क्या है यहाँ पे कि जब भी बॉन्ड बनता है इक्वल शेयरिंग में तो बॉन्ड इक्वली कंट्रीब्यूट होता है। 1-1 कंट्रीब्यूशन है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इक्वल शेयरिंग में 1-1 कंट्रीब्यूशन होगा, तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन 2-0 कंट्रीब्यूशन मतलब एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरा एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, और सिंपली दोनों के बीच क्या बन रहा है? एक बॉन्ड बन रहा है। वैसे बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। तो डेटिव बॉन्ड बच्चों दो तरह के होते हैं, सिग्मा डेटिव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यही हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि सिग्मा, एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? एक सिग्मा डेटिव बॉन्ड होता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है। और ये बनता कैसे है? 2 इलेक्ट्रॉन 2-0 कंट्रीब्यूशन से। मतलब कोई एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा, जिस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे? सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। ओके। दूसरी तरीके का जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं पाई डेटिव। ये पाई डेटिव भी 2-0 कंट्रीब्यूशन से ही बनता है, अनइक्वल शेयरिंग से ही बनता है, लेकिन ये पाई बॉन्ड होता है, बैक बॉन्डिंग होता है। ये इस पर हम एक सेपरेट वीडियो ला देंगे। अगर आप इस पर एक नया वीडियो चाहते हैं, सेपरेट वीडियो चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन समझ में आ चुका होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो अब हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है। आइए देखते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, कैसे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आइए देखते हैं। जैसे आपको अगर NH3, इसको अमोनिया बोलते हैं, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ट्रायगोनल पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3। और ये अब देखो यहाँ पे ये H+ है। ओके। और इस दोनों के बीच मान लो आपको बॉन्ड बनाना है। ओके। यहाँ देख सकते हो आप, ये H+ है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन प्लस चार्ज है तो अभी इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस दोनों के बीच बॉन्ड बनना अब कैसे बनेगा? क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो इस केस में क्या होगा? ये नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन क्या करेगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर देगा, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किसका है? इस नाइट्रोजन का। दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके।
तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन भी होता है, हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से दिखाते हैं। अगर इस एरो को हटा देंगे तो यहाँ पे प्लस दे सकते हैं और यहाँ पे माइनस दे सकते हैं, और ये हमारा क्या बनेगा, ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर इस एरो को हटाओगे आप तो प्लस माइनस देना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो ए ने बी को कोऑर्डिनेट किया तो ये एरो हो गया, या फिर आप ए पे प्लस दे दो और बी पे क्या दे दो, माइनस दे दो। ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, आप याद रखेंगे। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप मान लो ये वाटर है और ये H+ है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि वाटर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बॉन्ड बनाना है तो कैसे बॉन्ड बनेगा, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगे इस हाइड्रोजन के साथ। तो आप देख सकते हो कि इस वाले बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसमें दो, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी कौन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, ये तो हाइड्रोजन है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि दिए गए मॉलिक्यूल में दिए गए जो कंपाउंड्स है उसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंपाउंड दिए जाएंगे, बताएंगे बताओ इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कैसे है। तो इस पे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन कुछ बहुत डिफरेंट एग्जाम्स में, IIT, JEE, नीट, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। ओके, जैसे मान लो आपके पास दे दिया NH4+ में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओके, आपको दे दिया NOF3 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आपको दे दिया मान लो AlF6 3- में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आपको दे दिया BH4- में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आपको दे दिया HNO3 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आपको दे दिया H2SO4 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम निकालेंगे, बस आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। वैलेंसी पता होना चाहिए। वैलेंसी कैसे पता करते हैं, वैलेंसी निकालने के लिए आपको बचपन क्लास में याद करना पड़ेगा। बचपन क्लास में हम लोग पढ़े थे वैलेंसी, तो याद रखिए आप। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, बोरोन की वैलेंसी 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, और ये सल्फर है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। ओके, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। तो देखिए ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 है, लेकिन ये बॉन्ड कितना बना रहा है, 4। तो 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन वैलेंसी तो 3 है, तो एक एक्स्ट्रा मीन्स 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे, वैलेंसी से जितना ज़्यादा भी बॉन्ड होगा वही क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। वैलेंसी से यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे इस मॉलिक्यूल्स में एल्युमिनियम की वैलेंसी तो 3 होती है। आप बचपन क्लास याद करें, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, है ना। ये स्ट्रक्चर होगा एक्चुअली। अगर आपको स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीका स्ट्रक्चर बनाने का। ये LF6- है, आप देख सकते हैं ये LF6 3- है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम ने कितने बॉन्ड बना रखा है, 6 बॉन्ड, लेकिन एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 एक्स्ट्रा बॉन्ड है, यहाँ 3 एक्स्ट्रा बॉन्ड है, इसका मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत ही सिंपल, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ BH4- यहाँ देख सकते हैं कि कितने बॉन्ड बोरोन ने बना रखा है, 4, लेकिन इसकी वैलेंसी तो 3 होती है, तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो यहाँ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें HNO3 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। जैसे HNO3 का आप स्ट्रक्चर बनाओ, HNO3 ये N है और एक ये ऑक्सो एसिड है। मैंने कल बताया था कि ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे कंपाउंड को ऑक्सो एसिड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बीच में सेंट्रल एटम, जितना हाइड्रोजन है उतना OH होगा, है ना। तो देखो यहाँ 1 ऑक्सीजन तो आ गया, लेकिन तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 3 है, मतलब 2 ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन को मैंने बताया था हमेशा डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है, लेकिन ये गलत स्ट्रक्चर है। क्यों गलत स्ट्रक्चर है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बनाया है। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, याद रखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ तो वैलेंसी 3 होती है, तो इसको 3 ही बॉन्ड बनाना चाहिए।
तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सही है, लेकिन ये डबल बॉन्ड बेसिकली ये डबल बॉन्ड है नहीं, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ऐसे मॉलिक्यूल में क्या करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मतलब आपको इस तरह का कंपाउंड अगर मिलता है जिस पे कोई चार्ज नहीं हो, है ना, कोई चार्ज नहीं हो और वैलेंसी से ज़्यादा डबल बॉन्ड दिख रहा हो, तो कन्वर्ट दैट डबल बॉन्ड इनटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद रखेंगे उस डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे यहाँ देखो आप एग्जांपल NOF3 का, ये सेंट्रल एटम है और O को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे क्योंकि ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ही जुड़ता है, और ये F है, F फ्लोरीन। अब यहाँ देख सकते हो कि फ्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, लेकिन ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 5। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है क्या, कभी नहीं बनाता है। मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकते हैं, ये 4। लेकिन यहाँ पे देखो कि ये इसकी वैलेंसी 3 होती है, वैलेंसी से 2 ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है। मतलब ये 2 बॉन्ड एक्चुअली है नहीं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, मतलब यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। तो इस तरह के कंपाउंड जो जिसपे कोई चार्ज, देखो इस पे भी चार्ज नहीं, इस पे भी चार्ज नहीं, इस पे भी चार्ज नहीं है, इसमें क्या करना होता है, डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करना होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। कैसे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो जितनी वैलेंसी होती है उससे जो ज़्यादा डबल बॉन्ड है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये S होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH और 2 ऑक्सीजन यहाँ आ चुका है, 2 ऑक्सीजन बचा तो 2 को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, तो 2 बॉन्ड तो यहाँ बना चुके हैं, लेकिन ये 4 बॉन्ड तो एक्स्ट्रा है। मतलब ये सब जो बॉन्ड दिख रहा है एक्स्ट्रा बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद रखेंगे सिर्फ डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट नहीं करना होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी निकाल सकते हैं। मैं एक IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन कराता हूँ, जो आई थिंक 2016 या 17 में उन्होंने पूछा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे कंसेप्ट के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आए थे कि N2O5 ये मॉलिक्यूल दिया हुआ था और इसमें इन्होंने बताया था कि बताओ ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये होता है N। देखो बेटा ये डबल सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं आता है, अगर आप सीखना चाहते हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग को, आप कमेंट करके बताएं, मैं इसका रूल्स आपको बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। फिलहाल आप यहाँ देखें N2O5 का स्ट्रक्चर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ तो आप डबल बॉन्ड दे दोगे क्योंकि आप तो जानते हो कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। लेकिन यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास तो 3 वैलेंसी है, मतलब एक डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो ये डबल बॉन्ड तो एक्स्ट्रा है, मतलब ये डबल बॉन्ड एक्चुअली डबल बॉन्ड है नहीं, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। व्हेनेवर द बॉन्ड इज greater than the valency, then that bond is coordinate bond. We will convert the double bond into coordinate bond, and this double bond is also basically coordinate bond. तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो बॉन्ड है इस वाले ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर कितने हैं। तो बेटा देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने बताया था कि 2-0 कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, इस वाले एटम का है, और इस वाले एटम का कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है, 0। मतलब ये जो बॉन्ड आप दिख रहे हो, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में ऑक्सीजन का एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं है। मतलब इसके पास जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे लोन पेयर है, जितने पास भी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो टोटल जितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसके पास लोन पेयर बच जाएंगे। मतलब इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, इसके पास भी 3 होंगे, क्योंकि ये जो है बॉन्ड फॉर्मेशन, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ड्यू टू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन अगर पूछ दे कि इसके ये जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर कितने हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये वाला जो ऑक्सीजन है कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एटम जितना बॉन्ड बनाता है उसके उतने इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाते हैं। तो इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए हैं। लेकिन ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन इनके खर्च हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो पेयर कितने होंगे, 2। मतलब इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। लेकिन इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था। तो अगर आपको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप हरगिज नहीं बना सकते थे। ओके,
दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।